नमस्कार। मैं सुनील छैला बिहारी आपको प्रणाम करता हूं और जातिगत जनगणना पर घमासान, किसका फायदा किसका नुकसान, यह हमने टाइटल रखा है इस वीडियो का, क्योंकि आप जान रहे हैं कि जातिगत जनगणना या सर्वे का रिपोर्ट आया है 2 अक्टूबर 2023 को और अभी तक इस पर लगातार घमासान मच रहा है और हर आदमी इस आकलन में लगे हैं कि किसका फायदा है और किसका नुकसान है। तो सबसे पहली बात हम यह करना चाहते हैं कि जातिगत जनगणना, जो कि सत्ता पक्ष के लोग बोलते हैं, जिन्होंने जातिगत जनगणना मतलब करवाया हुआ है, वो यह कहते हैं कि यह जातिगत जनगणना है। तो इस पर कुछ मीडिया वाले ऑब्जेक्शन करते हैं कि जातिगत जनगणना कराने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है, स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकारें नहीं करवा सकती है। इसीलिए आपने सुना होगा इसके पहले कि कोर्ट के द्वारा इस पर रोक लगा दिया जाता था और कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता था कि जातिगत जनगणना केंद्र सरकार को कराने का अधिकार है, आप जातिगत सर्वे करवा सकते हैं। लेकिन आप में से बहुत ज्यादा लोगों को यह पता ही नहीं होगा कि जातिगत जनगणना क्या है और जातिगत सर्वे क्या है। मुझे भी बहुत दिनों तक पता नहीं था। आप जानते हैं कि मैं तुरंत वीडियो नहीं बनाता हूं, देर से बनाता हूं, क्योंकि उसके सारे पहलुओं पर मैं विचार कर लेता हूं। तो मैंने यह पता करने की कोशिश की कि क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है जातिगत जनगणना और जातिगत सर्वे में। अब मैं आपको बताता हूं जो मैं जान पाया हूं। जातिगत जनगणना मतलब एक एक दरवाजे पर जाकर यह गणना, मतलब इसकी गिनती होती है और उसका रिपोर्ट किया जाता है, यह हुआ जातिगत जनगणना। और सर्वे यह होता है कि एक एक दरवाजे पर नहीं जाया जाता है। जैसे मान लीजिए 100 आदमी से पूछ लिया गया और 100 आदमी में अगर 10 ये निकल गए, 15 वो निकल गए, ये निकल गए, तो वो एक निकाल दिया जाता है एवरेज या प्रतिशत, कि अगर 100 आदमी में इतना आदमी ये निकला, इतना आदमी ये निकला, इतना आदमी ये निकला, तो इसका मतलब ये प्रतिशत है। प्रतिशत मैंने 100 में 10 फलाना, 100 में 15 फलाना, 100 में 2 फलाना। ये एक जगह से या कुछ लोगों से पूछ के जो किया जाता है वह होता है सर्वे। जिस तरह से रिपोर्ट आने के बाद चारों तरफ यह घमासान मचा हुआ है, बहुत लोग मीडिया में आके कह रहे हैं, चैनल्स पर कह रहे हैं कि हमसे पूछा नहीं गया, हमारे यहाँ आया नहीं गया, हमारे यहाँ नहीं आए। तो इसका मतलब यह साफ प्रतीत भी होता है कि यह जातिगत जनगणना नहीं है, सर्वे ही है, क्योंकि कोर्ट ने भी तो आदेश दिया था कि सर्वे करवा सकते हैं, जातिगत जनगणना नहीं करवा सकते हैं। और लोग भी इसी तरह से मतलब हाहाकार मचाए हुए हैं कि यह हमारे घर में आया नहीं तो हमारी गिनती कैसे हो गई। तो यह सर्वे है, कुछ लोगों से पूछ लिया गया, कि अंदाज लगा लिया गया कि अगर मान ले, ऐसे भी हो सकता है कि 10 लाख लोगों से पूछा गया, अब 10 लाख लोगों से पूछ के जो एवरेज आया उससे आदमी सोच लिया कि ठीक है, तो 12-13 लाख की आबादी पर इतना होगा। क्योंकि यह प्रतीत भी हो रहा है, क्योंकि इसकी जो ऑथेंटिसिटी या इसकी जो मतलब ये सही है कि गलत है, इस पर लोग बहुत ज्यादा लोग आवाज उठा रहे हैं। अब कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता श्री अनिल शर्मा जी ने कहा कि 2011 में जो जातिगत जनगणना की गई थी, आपको जानकारी होगी कि जातिगत जनगणना इसके पहले 1931 में की गई थी, उस टाइम अंग्रेज का शासन था, और देश आजाद होने के बाद 2011 में जातिगत जनगणना की गई थी, जब कांग्रेस का शासन था। लेकिन उसका जब रिपोर्ट आया तो उस पर काफी मंथन किया गया कि रिपोर्ट सही है कि नहीं, इसको सार्वजनिक किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। तो उस समय के ज्यादातर लोगों ने यह कहा कि नहीं, यह रिपोर्ट बहुत अच्छा नहीं है और इसको सार्वजनिक करेंगे, इससे समाज में द्वेषता बढ़ेगी, इसलिए उन लोगों ने रोक दिया था। लेकिन उसी को आधार बनाकर श्री अनिल शर्मा जी ने कहा, जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे बिहार के, आदरणीय अनिल शर्मा जी, उन्होंने कहा कि जब 2011 में जातिगत जनगणना किया गया था, उस समय सवर्णों की संख्या वो उनके अनुसार 17%, माने 100 लोगों में 17 लोग सवर्ण थे। तो अभी इतने सालों के बाद, मतलब ये 23 है, 2011, अगर उस देश में बढ़ा 12 सालों के बाद
इतना घट कैसे जाएगा, 10.5% पर कैसे आ जाएगा। तो जब पक्ष के लोग यानी सरकार के लोग ही उंगली उठा रहे हैं, तब तो इन बातों की गहराई को समझना चाहिए। खैर, मैंने कहा कि ये जातिगत सर्वे है। जातिगत सर्वे कभी एक्यूरेट नहीं होता है, एक अंदाजा होता है। और इसमें सरकार की मनसा को भी समझिए कि सरकार को यह मैसेज देना था, यह सगुफा छोड़ना था अपने मन में कि कौन कौन जाति ज्यादा उछल रहा है उसकी संख्या को कम करके दिखलाना है, ताकि वो शांत हो जाए। और जो जाति शांत है पहले से, उसको बढ़ा देंगे, वो तो शांति हो तो मांगेगा नहीं। लेकिन हुआ इसका उलट। ज्यों ही इसका सर्वे रिपोर्ट आया, उसमें जब दिखलाया गया कि पिछड़ा अति पिछड़ा दोनों मिलाकर 63% हो जाते हैं, मतलब अति पिछड़ा 36% और पिछड़ा 27%, तो 63% हो जाते हैं। और आप ये कहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी भागीदारी। ये सगुफा छोड़ा है पक्ष के लोगों ने जो इस सर्वे के पक्ष में थे। तो भाई आपने तुमको हिस्सेदारी ही नहीं दिया हुआ है। सबसे पहली बात यह है कि मुख्यमंत्री जी जिनका 2-3% मतलब अथी है जनसंख्या, वो मुख्यमंत्री बैठे हुए और 18 सालों से बैठे हुए। उसके बाद जो उप मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, ठीक है, उनका 14% बताया जा रहा है। तो 14% वाले उप मुख्यमंत्री, 2-3% वाले मुख्यमंत्री, और जिनका परसेंटेज इतना ज्यादा है वो कहाँ है? तो ढूंढने से भी नहीं मिल रहा है। अगर पिछड़ा अति पिछड़ा की संख्या ज्यादा मिल रही है तो बीजेपी में ही मिल रही है, केंद्र सरकार में मिल रही है कि ज्यादा से ज्यादा उसके मंत्री हैं, ज्यादा से ज्यादा विधायक हैं, सांसद हैं, मतलब बीजेपी में ऐसा मिल रहा है, लेकिन बाकी जगहों पे नहीं मिल रहा है। अब ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं, ये जानकार लोग और पॉलिटिशियंस कह रहे हैं, मेरी कोई राय नहीं। हाँ, अब एक राय जरूर बन रही है लोगों में कि अगर आप ऐसा कहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो इसका मतलब जो कम जनसंख्या वाले लोग हैं, जातियां हैं, उनको तब लगेगा यार हमारी तो जनसंख्या है नहीं, तो इसका मतलब हमको तो हिस्सेदारी मिलेगी नहीं, तो अपनी जनसंख्या बढ़ाओ। फिर वो लग जाएंगे दूसरे कामों में। हमको जनसंख्या बढ़ाएंगे तब ना हमारी हिस्सेदारी बढ़ेगी। इसका मतलब हिंदुस्तान में जनसंख्या विस्फोट होने की पूरी संभावना है। जबकि हिंदुस्तान आज के डेट में, हम जो हिंदुस्तानी हैं या हिंदुस्तान है, वो दुनिया में 1 नंबर पे है जनसंख्या में, 1 नंबर पे। क्षेत्रफल बहुत कम है, क्षेत्रफल में जमीन है ही नहीं और खाली आदमी है। तो ऐसे भी सरकार अभी सोच रही कि जनसंख्या को कंट्रोल किया जाए, नहीं तो ऐसे भी जनसंख्या विस्फोट होने वाला है। लेकिन जब ये बात आप शुरू कर देंगे कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी या भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसका मैं मतलब बहुत ज़्यादा नहीं समझता हूँ, लेकिन इसका मतलब एक चीज़ साफ समझता हूँ और लोग समझा रहे हैं कि तब तो लोग सब प्रोडक्शन में लग जाएगा कि अपनी जनसंख्या बढ़ाओ, जनसंख्या बढ़ाओ, और जनसंख्या का ऐसा विस्फोट होगा कि ये देश बर्बाद हो जाएगा। ये लोगों की मान्यताएं हैं, लोगों का ऐसा कथन है। मुझसे पूछिएगा मेरी राय, तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 75 सालों से ज़्यादा हो गए, और आज भी इस देश में सिर्फ जात पात की बात करने का मतलब है कि आप उन कमियों को छिपाना चाहते हैं जो आप में कमी रही। और आप में कमी क्या रही? जितने भी सत्ता में रहे हुए लोग हैं, इन्होंने कभी भी ईमानदारी से काम नहीं किया। अगर ईमानदारी से काम किया होता तो आज भी बिहार सबसे निचले पायदान पे है, सब कुछ में हम बहुत नीचे हैं। और आप एक चीज तो जानते होंगे कि पूरे हिंदुस्तान में बिहार के बच्चे जाते हैं काम करने के लिए, क्योंकि बिहार में काम नहीं है। तो अभी 18 साल से जो सत्ता में रहे, इससे पहले जो 15 साल जो सत्ता में रहे, उनसे लोग हिसाब नहीं मांगे। चुनाव आने वाला है तो ऐसा उलझा दो जात पात में कि फिर जात पात में लोग लड़ने लगे। इसको जैसे 90 का दौर था, 90 का दशक था कि सब जात पात में ऐसा उलझे हुए थे, लोग एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे। वो फिर से 90 और मंडल के दौर में, कुछ लोग इसको मंडल 2 कह रहे हैं, 90 कुछ लोग इसको जंगल राज 2 कह रहे हैं। उसकी शुरुआत हो गई है। अब फिर आप आपस में जात पात में लड़ते रहिए, कोई भी विकास की बात नहीं कीजिए, क्योंकि अब विकास की बात करेंगे ही नहीं। हमारे यहाँ लोग इतने सीधे हैं, इतने अशिक्षित हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उन पर जब जात पात की बात करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और ये
किन समस्याओं को छिपाने की बात है। आज भी हमारे मुख्यमंत्री जी को आंख दिखलाने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। मतलब आपने 18 साल सत्ता मतलब राज भोगा और आपने एक आंख का हॉस्पिटल यहाँ पे बहुत अच्छा नहीं बनाया। हमारे बिहार के लोग आंख दिखलाने के लिए नेपाल जाते हैं। ऐसे सरकार को, ऐसे सत्ताधारियों को डूब मरना चाहिए। जो इतने साल सत्ता में रहने के बाद आप बिहार के लोग बाहर जा रहे हैं, इसका गणना करवाइए, इसका सर्वे करवाइए कि कितने लोग बिहार से बाहर जाते हैं। उसमें सभी जाति के लोग हैं और किस किस राज्य में जाके अपनी रोजी रोटी का इंतजाम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इस पे बात होनी चाहिए। ओवरऑल ये कि विकास पे बात होनी चाहिए, और विकास पे बात नहीं हो इसके लिए फिर से जात पात में उलझाया जा रहा है। हम और आप जात पात में लड़ते रहेंगे, कोई उनसे विकास की बात नहीं करेगा। तो आज भी बिहार की जनता को समझने की आवश्यकता है। मैंने शालीनता से अपनी बात कही है। लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि उसमें फिर मजा नहीं आता, भले इसके कई पार्ट में बना लूंगा। तो आज भी इन चीज़ों को समझने की आवश्यकता है और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मेरे जैसा व्यक्ति जो जात पात को कोई मानता नहीं, कलाकार तो ऐसे भी नहीं मानता, मैं तो बिल्कुल जात पात के विरोधी आदमी हूँ और इसीलिए मेरा नाम है सुनील छैला बिहारी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति इस बात पर ध्यान दीजिए कि रोजगार कहाँ है, रोजी रोजगार के लिए हमें बाहर क्यों जाना पड़ रहा है, हमारे लिए हॉस्पिटल क्यों नहीं है, शिक्षा का इंतजाम क्यों नहीं है, इसका इंतजाम होना चाहिए ना। विकास पे बात होनी चाहिए, जात पात पे कोई बात नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से इस पे धूल डालिए और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आप मेरा चैनल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। और अगर बेल आइकन दबा चुके हैं, सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर फेसबुक पर देख रहे होंगे तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। और मैंने जो कहा इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताइएगा। मुझसे कुछ गलती हुई होगी तो बिल्कुल क्षमा कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।